तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं UPPCL TG2 का कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट 4 लाई हूँ। इसके पहले मैं आपको फिर से बता दूँ कि इसके पहले 3 प्रैक्टिस सेट मैं करा चुकी हूँ, और अगर वो 3 प्रैक्टिस सेट आपने नहीं किए हैं तो मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा इसी नेम की प्लेलिस्ट, सेम नेम है UPPCL TG2 कंप्यूटर प्रैक्टिस सेट। इस नेम की प्लेलिस्ट होगी, उस पर क्लिक करिए। उसमें जितने भी प्रैक्टिस सेट के वीडियो अभी तक मैंने बनाए हैं वो सारे उसमें आ जाएंगे, तो वहाँ से आप सारे ही वीडियोस देख सकते हैं। आगे भी जितने वीडियोस मैं अपलोड करूँगी वो सारे उस प्लेलिस्ट में होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड क्या है? ठीक है, इलिप्स मोशन एक प्रीडिफाइंड क्या है? डिजाइन टेम्पलेट, कलर स्कीम, एनिमेशन स्कीम, इनमें से कोई नहीं। तो इलिप्स मोशन क्या है आपको बताना है। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर होगा एनिमेशन स्कीम। एनिमेशन आपको पता ही है कि जब मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो अगर आप उसको अप्लाई करते हैं ग्राफिक्स पर, पिक्चर्स पर मूविंग ऑब्जेक्ट्स का, तो वो आपका एनिमेशन की तरह काम करता है। और आप जब प्रेजेंटेशन बनाते हो तो डिफरेंट तरीके की प्रेजेंट एनिमेशन डालने का उसमें आपके पास ऑप्शन होता है। जैसे कि मैंने आपको बताऊं कि ये अभी तक ये क्वेश्चन लिखा हुआ था, मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। इस क्वेश्चन पे मैंने जैसे ही एक क्लिक किया वैसे ये एरो आ गया। ठीक है, ये एरो आपको दिख रहा है, तो ये एरो आ गया। ये एरो पहले से नहीं था, ठीक है, और वो क्लिक करने भी आया है, तो ये भी एक एनिमेशन का ही पार्ट है। ये अपीयर हुआ है अचानक से। तो मैं अगर मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है तो कैसे बनाई है कि मैंने ये सारी चीजें इस पर टेक्स्ट में लिखी है। ये एरो भी टेक्स्ट में लगा है उस जगह पर, उस पर इस एरो पर मैंने एनिमेशन का इफेक्ट लगा दिया है कि जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये अपीयर हो जाएगा एरो। ठीक है, तो ये क्लिक करने पर अपीयर होगा एरो। हो सकता था कि मैं एक अपीयर करने की एनिमेशन स्कीम होती है कि फ्लाई इन, उड़ता हुआ एरो आएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारी होती है। रोल इन वाली होती है, रोल करता हुआ एरो आएगा, क्रॉस व्हील की तरह एरो आएगा। तो कुछ भी, किसी भी एरो पर या किसी भी टेक्स्ट पर, किसी भी पिक्चर पर आप मूव करने के लिए उसको एनिमेशन की स्कीम लगा सकते हो। वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। मेरी रिक्वायरमेंट है आपको इसको आंसर बताना कुछ टाइम के बाद, तो मैंने इस तरह से लगाई है। तो उसी तरह इलिप्स मोशन भी एक प्रीडिफाइंड एनिमेशन स्कीम होती है, एनिमेशन स्कीम के टाइप में से एक है। अगर आपको इसको सच में यूज करना है तो आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग बनाकर उसमें करके देख सकते हैं, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैंड आउट का यूज करके कितनी स्लाइड्स को एक ही पेज पर प्रिंट किया जा सकता है? ठीक है, हैंड आउट जो होता है उससे आपके यूज से क्या करते हो, आपकी अगर काफी सारी स्लाइड्स हैं, ठीक है, उसको आपको एक ही पेज पर प्रिंट करना है। रीजन क्या होता है कि आपने एक स्लाइड एक पेज पर ही प्रिंट कर सकते हो, पर अगर आपको क्या करना है कि पेपर का मटेरियल बचाना है, मतलब आपको प्रिंट आउट कम करवाना है कि आपको ज्यादा पेज में प्रिंट आउट ना करवाना पड़े, आपके पैसे बच जाएं, एक ही पेज में 3-4 पेज का प्रिंट आउट निकलवाना है, तो आप क्या करोगे कि 4-5 स्लाइड्स को एक ही पेज में कर लोगे और उसको एक ही पेज में प्रिंट आउट निकलवा लोगे, जिससे आपको ज्यादा प्रिंट आउट भी नहीं देना पड़ेगा। तो इसके लिए हैंड आउट का यूज करते हैं। आप कितनी स्लाइड्स के लिए कर सकते हैं? ऑप्शन है 1, 6, 9, ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। आप कितनी भी स्लाइड्स का, मतलब इसमें 1, 6, 9 ये सारी स्लाइड्स का ही आप एक पेज पर प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप स्लाइड में केवल टेक्स्ट देखना चाहते हो तो आप इनमें से कौन सा टैब यूज करोगे? ठीक है, अगर आपको एक स्लाइड है उसमें केवल टेक्स्ट देखना है तो कौन सा टैब यूज करोगे? टास्क पैन, थंबनेल्स, आउटलाइन, टूल बार। ठीक है, टास्क पैन, थंबनेल्स, आउटलाइन, टूल बार। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा आउटलाइन। तो आउटलाइन जो होता है प्रीडिफाइंड दिया भी होता है। जब आप कोई स्लाइड बनाते हो, प्रेजेंटेशन बनाते हो, तो उसकी कोई भी स्लाइड, न्यू स्लाइड ऐड करते हो, सबसे पहले उसमें आपको अपने ऑटोमेटिकली आउटलाइन वाला तो दिया ही होता है, बाकी सारी चीजें आपको क्या है ऐड करनी होती हैं। ऐसे कि स्लाइड के मिडिल में आपको पिक्चर, टेबल, चार्ट ये इंसर्ट करने का भी दिया होता है। ठीक है, आउटलाइन का भी दिया होता है। तो सिर्फ आप आउटलाइन ही यूज करो, बाकी आप कुछ मत यूज करो, सिर्फ टेक्स्ट ही इंटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि आप स्लाइड्स का क्रम बदलना चाहते हो तो आप इनमें से किस व्यू का यूज करोगे? ठीक है, आपको स्लाइड्स का क्रम बदलना है। पहले 1, 2, 3, 4 में जो स्लाइड्स थी वो ऊपर नीचे करनी है। ऑप्शंस है नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। ठीक है, ऑप्शन फिर से सुन लीजिए, नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट्स पेज व्यू, स्लाइड शो व्यू। तो इसका आंसर होगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। तो इसमें क्या होता है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप एक साथ सारी स्लाइडें देख सकते हो। तो जब आपके पास एक साथ सारी स्लाइडें होंगी देखने के लिए, तभी तो आप उसमें ऊपर नीचे कर पाओगे कि हाँ कौन सा ऊपर करना है, कौन सा इसको रिप्लेस करना है, स्लाइड को सॉर्ट करना है। अरेंज, सॉर्टिंग क्या होती है? अरेंज करना।
तो आपको क्रम बदलना है मतलब अरेंज करना है। तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्रम बदलना, अरेंज करना। अरेंज करने का और इसमें से क्या सिनोनिम है, देखिए सॉर्टिंग होती है अरेंज करना, तो स्लाइड सॉर्टर भी हुई आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा मेन्यू आपको एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन जैसी सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, कौन सा मेन्यू ये सारी सुविधाएं प्रदान करता है, इंसर्ट मेन्यू, टूल मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू, स्लाइड शो मेन्यू। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर होगा स्लाइड शो मेन्यू। तो स्लाइड शो मेन्यू पे जब आप जाओगे, ऊपर जितने भी आपको दिए होते हैं ऑप्शंस, होम का, इंसर्ट का, ठीक है, होम टैब में जाओगे तो उसमें जो अंदर जितने दिए होते हैं उसमें आप देखिए स्लाइड शो मेन्यू जो होता है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं, सब ऑप्शंस होते हैं। तो स्लाइड शो मेन्यू में ये सारे ऑप्शन होते हैं, एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। आपको किसी स्लाइड में हाइपरलिंक इंसर्ट करना है तो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि हाइपरलिंक होता क्या है। ठीक है, हाइपरलिंक क्या होता है कि आपके पास कोई टेक्स्ट है, कोई इमेज है, कुछ भी कोई सिंबल है, उस पर आप क्लिक करो तो आप दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो जाओ। किसी भी चीज़ पर टेक्स्ट है, सिंबल है, इमेज है, उस पर क्लिक करने पर आप दूसरे पेज पर ट्रांसफर हो रहे हो। ठीक है, मतलब कि दोनों चीज़ों का एक इमेज से या सिंबल या टेक्स्ट कोई भी चीज़ उससे लिंक किया गया है। ठीक है, तो अगर आप उस चीज़ को, उस ऑब्जेक्ट को, टेक्स्ट है, इमेज है या सिंबल है, उसको हाइपरलिंक बनाओगे तभी आपको वो दूसरे पेज पर ट्रांसफर करेगा, वरना तो ऐसे हर टेक्स्ट पर क्लिक करके आप किसी दूसरे पेज पर ट्रांसफर नहीं हो सकते। मगर आपको ऐसा कुछ करना है कि किसी टेक्स्ट पे क्लिक करके या किसी इमेज पर या किसी सिंबल पर क्लिक करके वो दूसरे पेज पर आपको ट्रांसफर कर रहा है, इस चीज को ही हाइपरलिंक बनाना कहते हैं। ठीक है, तो हाइपरलिंक बनाते हो तो कैसे बनाते हो, उसके सारे 2-3 विकल्प भी होते हैं, ऑप्शंस होते हैं। तो जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन कौन से सही हैं ये देखिए। पहला ऑप्शन है चूज इंसर्ट देन हाइपरलिंक। सबसे पहले आप इंसर्ट पे जाओ फिर हाइपरलिंक पे जाओ। दूसरा है प्रेस Ctrl+K, मतलब शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K होती है हाइपरलिंक की। तीसरा है हाइपरलिंक को स्लाइड में इंसर्ट नहीं किया जा सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि हाइपरलिंक को आप स्लाइड में इंसर्ट ही नहीं कर सकते हो, तो ये जो आपका क्वेश्चन है यही गलत हो जाएगा। और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों, ये आ और वा लिखा हुआ है, इसमें आप समझ लीजिए ए और बी दोनों, मतलब दोनों तरीके ही हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका आंसर है ए और बी दोनों, मतलब दोनों ही ऑप्शन से आप हाइपरलिंक इंसर्ट करते हो। कि बेसिक प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में इंसर्ट पे जाओ, फिर इंसर्ट में काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं, उसमें हाइपरलिंक पे क्लिक करो, तो वैसे आप हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, शॉर्टकट की, आपको जिस चीज़ को हाइपरलिंक बनाना है उसको सेलेक्ट किया, Ctrl+K प्रेस किया, डायरेक्ट आप हाइपरलिंक के ऑप्शन में चले गए, तो दोनों ही सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ईमेल के प्रथम भाग में क्या होता है, भेजने वाले का एड्रेस, पाने वाले का एड्रेस, ईमेल का विषय, उपरोक्त सभी, सेंडर्स एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस, ईमेल सब्जेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। फर्स्ट पार्ट में ये सारी चीज़ें होती हैं, सेंडर का एड्रेस 2 में होता है, ठीक है, फिर फ्रॉम में आप रेसिपिएंट्स का एड्रेस देते हो, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है कि आपको किसको, मतलब किस सब्जेक्ट के ऊपर आप मेल कर रहे हो, तो ये सारा फर्स्ट पार्ट में ही माना जाता है ईमेल के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल प्रारूप के किस भाग में वास्तविक संदेश लिखा जाता है। अब उसके बाद आता है कि मैसेज की जो बॉडी होती है ईमेल में वो किस पार्ट में आती है, तृतीय भाग में, द्वितीय भाग में, ए और बी दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा थर्ड पार्ट में। तो जो ये सब आता है ना कि जो आपको ओरिजिनल मैसेज लिखना क्या है, ये थर्ड पार्ट में आता है। पहले पार्ट में आपको बता दिया मैंने क्या आता है, थर्ड पार्ट में क्या आता है, मैसेज की बॉडी आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से वेब ब्राउजर है, जो आपको ऑप्शन दिए हुए इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है आपको बताना है। विन वेब, एक्सप्लोरर, नेटस्केप, उपरोक्त सभी। तो चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही आपके वेब ब्राउजर के नेम हैं, तो आंसर सारे ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है। वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड लैंग्वेज कौन सी है, जावा, ASP, HTML, उपरोक्त सभी। बताइए इसमें से कौन सी लैंग्वेज वेब प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। इसका आंसर होगा HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है, ये वेब पेज आपको लिखना है ना तो उसके लिए काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम कौन सा ब्राउजर है। सॉफ्टवेयर प्लगइन के लिए सर्वप्रथम कौन सा ब्राउजर यूज किया गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, नेविगेटर, ओपेरा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, शायद आपको नहीं पता होगा, मैं बता देती हूँ। इसका आंसर होगा नेटस्केप नेविगेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है।
विस्तार आप यह बोल सकते हैं एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या होता है? किसी भी चीज़ का, MS वर्ड हो गया या MS एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया। एक्सटेंशन मतलब जिस नाम के साथ, जिस एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव कर रहे हो। आपने कोई MS एक्सेल की वर्कबुक या फाइल बनाई, उसका नाम तो आपने ए दे दिया, पर वो डायरेक्टली ए से नहीं सेव होगा। जो भी साथ में एक्सटेंशन लगाओगे होता है उसी के साथ नाम सेव होता है, ए डॉट फिर एक्सटेंशन। ऐसे कि इसमें ऑप्शन दिए हुए .doc, तो a.doc, a.xlx, ऐसे पूरा नाम सेव होता है। तो ये जो बाद का पार्ट होता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन। तो इसमें MS एक्सेल की वर्कबुक का क्या एक्सटेंशन है वो आपको बताना है, .doc, .xlx, .xlsc, .xlsx। तो इसका आंसर होगा .xlsx। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सेल में किए गए कार्य में संशोधन करना कहलाता है। आपने कोई सेल है MS एक्सेल में, उसमें काम किया है, अब उसमें आपको संशोधन करना है, करेक्शन करना है, तो उसको क्या बोलते हैं? एडिटिंग, रेंज, फिक्सिंग, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको एडिटिंग बोलते हैं। वर्कशीट में प्रथम सेल का पता A1 है, ये सही है या गलत, ये आपको बताना है। जो वर्कशीट होती है MS एक्सेल की, उसमें फर्स्ट सेल का एड्रेस क्या होता है? A1 होता है। ये सही है या गलत? तो इसका आंसर होगा ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका क्या कहलाती है? जो नीचे की पट्टी होती है MS एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की, वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग टूल बार, फॉर्मूला बार, स्टेटस बार, टाइटल बार। तो चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? इसका आंसर होगा स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन आपको दिए हुए हैं 6, ये तो आप देख सकते हैं। आप ऑप्शन कौन से, मैं पढ़ती नहीं हूँ, इसमें से आंसर बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आंसर होगा 65536, बी ऑप्शन। ये होती है एक्सेल 2003 में रो की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 का पहला मेन्यू कौन सा है? टूल्स, फाइल, ओपन, व्यू। चलिए इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में सबसे नीचे जो स्क्रीन दिखती है उसे क्या कहा जाता है? स्टेटस बार, टाइटल बार, मेन्यू बार, एड बार। चलिए इसका आंसर होगा स्टेटस बार। MS वर्ड में सबसे ऊपर दिखाई देने वाली बार को क्या कहते हैं? टूल बार, टाइटल बार, स्टैंडर्ड टूल बार, टास्क बार। तो जो ऊपर दिखता है उसको टाइटल बार बोलते हैं MS वर्ड में, जो नीचे की पट्टी होती है उसको बोलते हैं स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुट नोट और एंड नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आप फुट नोट और एंड नोट का उपयोग करते हो रेफरेंस के लिए, सूचना के लिए, लिस्ट के लिए, पॉइंट के लिए। तो इसका आंसर होगा रेफरेंस देने के लिए यूज करते हो। 21 क्वेश्चन है, क्या ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? कौन सा ग्राफिक आपकी सूचना और विचार का दृश्य प्रेजेंटेशन है? वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, ऑटो स्वीप, स्मार्ट आर्ट। तो इसका आंसर होगा स्मार्ट आर्ट होता है, जिसमें ग्राफिक और सूचना दोनों का ही एक दृश्य प्रेजेंटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड लाइन को राइट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट की क्या होती है? आपने कोई सेलेक्ट की है लाइन, उसको राइट अलाइनमेंट देना है, इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑप्शंस दिए हुए हैं, Ctrl+R, Shift+J, Ctrl+J, Shift+I। तो इसका आंसर होगा Ctrl+I। सिंपल सा मैंने आपको बताया था। राइट अलाइनमेंट में Ctrl+R कर दो, लेफ्ट में Ctrl+L कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके से इजी है। सिलेक्टेड लाइन को जस्टिफाई अलाइनमेंट देना है, तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? ऑप्शन दिए हुए Shift+R, Shift+I, Ctrl+I, Ctrl+J। उसी तरीके से आप इसमें ले लो, जस्टिफाई करना है तो J से है, Ctrl+J हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा में लिखा गया था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। जावा, पास्कल, C प्रोग्रामिंग, मशीन लैंग्वेज। तो इसका आंसर होगा C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया था पहला यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तव में मल्टीटास्किंग को लागू नहीं करता है? विंडोज XP, विंडोज 98, MS DOS, विंडोज NT। तो इसका आंसर होगा MS DOS। DOS का पूरा नाम क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिग्नल, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ओरिएंटेशन सिस्टम, डिस्क ओरिएंटेशन सिग्नल। तो इसका आंसर होगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यह हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। यह उन प्रोग्राम्स का संग्रह है जो हार्डवेयर संसाधनों का प्रबंधन करते हैं। यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम सर्विस प्रदान करता है। उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? आप ऑप्शंस पढ़ के समझ गए होंगे। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। ये सारे ही ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में एक इंटरफेस होता है और वो इंटरफेस यूज़र को प्रोवाइड करता है। यूज़र कैसे इंटरेक्ट करेगा कंप्यूटर से, ये मीडियम ऑपरेटिंग सिस्टम ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सॉफ्टवेयर ही है, तो ये प्रोग्राम का कलेक्शन तो होगा ही, सेकेंड लाइन जो दी हुई है। और ऐसे प्रोग्राम हैं जो हार्डवेयर को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, हार्डवेयर उन्हीं की
कंट्रोल से चलते हैं, ठीक है। और थर्ड लाइन क्या लिखी है, यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए एक सिस्टम सर्विस प्रदान करता है। तो सिस्टम सर्विस, तो सिस्टम को पूरी तरीके से आप कंट्रोल कर रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम, तो सिस्टम सर्विस तो ये प्रोवाइड ही करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन सिस्टम फाइलों को संदर्भित करता है। सिस्टम फाइलें जो होती हैं आपके कंप्यूटर में, उसको कौन सा, उस एक्सटेंशन से कौन सी फाइलें सेव होती हैं, मतलब सिस्टम फाइलें सॉरी जो सेव होती हैं वो किस एक्सटेंशन से सेव होती हैं, ये आपको बता रही है आपके कंप्यूटर में। कभी आपने अगर अपने कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज़ में जाकर कंप्यूटर में देखा हो डीपली कि सिस्टम फाइलें किस एक्सटेंशन से सेव होती हैं, .prg, .exe, .com, .sys, इसका आंसर होगा .sys। sys कमांड का उपयोग किया जाता है डॉस की सिस्टम फाइलें अपडेट करने के लिए, नई डिस्क में डॉस सिस्टम फाइलों को कॉपी करने के लिए, नई डिस्क में डॉस कॉन्फ़िगरेशन की कॉपी बनाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बता देती हूँ आपको, डॉस की सिस्टम फाइलें अपडेट करने के लिए करते हैं sys कमांड का उपयोग। चलिए क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है। तो इसमें ऑप्शन दिए हुए स्पीकर, मॉडेम, प्रिंटर, मॉनिटर। इसमें आप ऐसे भी देख सकते हो, स्पीकर तो आपका आउटपुट डिवाइस ही है, आउटपुट प्रोवाइड करता है, साउंड आता है उससे एज ए आउटपुट। प्रिंटर क्या है, प्रिंटर से आपका जो भी आप सिस्टम पे देखते हो स्क्रीन पर वो आप प्रिंट आउट निकालते हो उसका, ठीक है, तो हार्ड कॉपी निकालते हो। प्रिंटर भी, मॉनिटर पे भी आपका डिस्प्ले करता है। तो ये सारी ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। और मॉडेम भी आपका आउटपुट, मॉडेम एक ऐसी डिवाइस है जो आपका इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों का ही काम करता है, ठीक है। अब मॉडेम का फुल फॉर्म आपको पता होगा, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, दोनों का ही काम होता है। तो ये इसके बारे में डीप में अगर आप जानोगे तब आपको पता चलेगा, मगर आपको बता देती हूँ मैं कि आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों का काम मॉडेम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा मॉडेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था। ऑप्शन दिए हुए हैं डगलस एंजलबर्ट, विलियम इंग्लिस, ओनिलियर कपूर, रॉबर्ट जवाकी। इसका आंसर है डगलस एंजलबर्ट। इनमें से कौन सा पॉइंटिंग और ड्रॉ डिवाइस है, माउस, स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड। तो इसका आंसर होगा माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। देखिए इसमें से कौन सा समूह, मैं इसमें ऑप्शंस नहीं पढ़ूंगी, आप बताइए किस में केवल आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। इसमें आंसर होगा प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों ही आउटपुट डिवाइसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज सकती है। एडिट, डिलीट, आउट, ट्रस्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, हटाने का काम डिलीट करता है, डिलीट होगा। ट्रैक बॉल उदाहरण है किस चीज का, प्रोग्रामिंग डिवाइस, पॉइंटिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, सॉफ्टवेयर डिवाइस। इजी सा क्वेश्चन है, ये पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देता है। वही जो बायां बटन क्लिक करने से होता है, एक विशेष मेन्यू, कुछ नहीं होता, कंप्यूटर स्लीप मोड में चला जाता है। तो आंसर क्या होगा, एक विशेष मेन्यू। विशेष मेन्यू क्या है, मतलब आप दाएं बटन पर क्लिक करोगे तो क्या होता है कि जिस पे भी सिलेक्ट करके आप दाएं बटन पे क्लिक कर रहे हो उसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो फिर आप सिंगल स्क्रीन पर भी करोगे तो कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। तो प्रॉपर्टीज के लिए एक विशेष मेन्यू खुलता है, तो आंसर होगा विशेष मेन्यू। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। माउस होता है उसमें बीच में व्हील लगा होता है, क्यों इसका यूज करते हैं। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए नहीं, शट डाउन करने के लिए नहीं, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है यार। आप स्क्रॉल करते हो व्हील से ऊपर नीचे, ठीक है, क्लिक भी नहीं करते हो, शट डाउन भी नहीं करते हो, और सेलेक्ट आइटम को भी क्लिक नहीं करते हो, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 38 क्या है, सामान्यतः पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए, बड़े पैमाने के कंप्यूटर सिस्टम के लिए, प्रोग्राम कलेक्शन के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कंप्यूटर सिस्टम के साथ जोड़े गए किसी डिवाइस के लिए। आपको पता होना चाहिए जो भी डिवाइसेस कंप्यूटर में अलग से जोड़ी जाती हैं उनको बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डम टर्मिनल है माइक्रो कंप्यूटर, नगड़, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल, सेंट्रल कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा नगड़, इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल। CD रोम का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ऑप्शंस है, मैं इसमें पढ़ती नहीं हूँ, आप ऑप्शन देख लीजिए फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, रोम रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर में स्मृति का प्रकार कौन सा नहीं है, कंप्यूटर की मेमोरी का प्रकार इनमें से कौन सा नहीं, बताइए ऑप्शंस देखिए। चलिए इसका आंसर होगा सर्वर किसी भी तरीके से मेमोरी का टाइप नहीं है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाता है, क्योंकि टेप क्या होता है ये तो बता दिया गया आपको कि मैग्नेटिक टेप ऐसे एप्लीकेशन में
ज़रूर यूज़ नहीं होता है जहाँ पर डेटा को जल्दी एक्सेस करना हो, शीघ्र रिकॉल किया जाए। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि टेप क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा। ऑप्शंस आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा क्योंकि जो टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हो, डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? रैम, रोम, सीडी रोम, इनमें से कोई नहीं। बेसिक क्वेश्चन है, आंसर होगा रैम में स्टोर होता है। रैम आपके सारे ही वो जो रीसेंट वर्क हो रहा है आपका, आप इस समय काम कर रहे हो, मैं इस समय जो कर रही हूँ, वो टेम्पररी मेमोरी के लिए, परमानेंट के लिए नहीं, टेम्पररी रूप से इस रैम में ही स्टोर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में रैम का तात्पर्य क्या होता है? फुल फॉर्म पूछा गया है, ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। चलिए कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास। आंसर है रैंडम एक्सेस मेमोरी। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? ट्रांजिस्टर, वॉल्व, कोड स्मृति, अर्धचालक स्मृति। ये आपका कंप्यूटर जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। बताइए पहले में क्या यूज़ किया गया था? फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ किया गया था? वॉल्व। विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर होते हैं क्या कहलाते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर्वर, चिप, रोबोट कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर। तो ऐसे डिवाइस को बोलते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या बोलते हैं? वर्कस्टेशन, सीपीयू, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आईसी बोलते हैं इनमें से, इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाकर एक पूरा सर्किट बना लिया जाता है, तो इसको बोलते हैं आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस, ये तीनों ही हैं कंप्यूटर के काम करने का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक, मेन पार्ट क्या है? कंट्रोल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। सीपीयू में तीनों ही होते हैं, सेंट्रल यूनिट होता है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है और प्राइमरी मेमोरी होती है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? इजीएस्ट क्वेश्चन है, मैं आंसर डायरेक्ट बताती हूँ, सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ का वेट कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।